हम लोग बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे पहुंचे थे और आज हम लोगों को करना है टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 जो होता है, सुनना ध्यान से, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और टिपिकल एडजस्टमेंट है। ये भी एफवाई में एक चैप्टर आता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करके एफवाई में एक चैप्टर आता है। मैं इसके अंदर टोटल 7 स्टेप्स या 7 जर्नल एंट्रीज लिखूंगा जो आपको याद करनी है। वीडियो रोज हमारी ऐप पे अपलोड हो जाता है। अगर लाइव लेक्चर में कुछ लिखना छूट जाए तो रिकॉर्डेड वीडियो में से लिख लेने का। अब प्रेफरेंस शेयर्स में टोटल 7 स्टेप्स होते हैं। मैं एक एक स्टेप करके बता दूं। पहला स्टेप कब होता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा फुली पेड अप नहीं हो। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फुली पेड अप नहीं हो तो पहली 2 एंट्रीज होती हैं। इफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पार्टली पेड अप। अगर पार्टली पेड अप है तो हम लोग पहली 2 एंट्रीज करते हैं, इज पार्टली पेड अप, देन द फाइनल कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, should be made due and then received। मतलब फाइनल कॉल का पैसा पहले ड्यू करना चाहिए, बाद में रिसीव करना चाहिए। तो ड्यू करने की एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जब हम प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करेंगे। इसके बाद स्टेप 2, जब फाइनल कॉल का पैसा हम लोगों को मिल जाएगा, तो पैसा अगर फाइनल कॉल का मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेक्शन सी में इनफ्लो में आएगा। कैश इनफ्लो मतलब पैसा आया हमारे पास। और बाकी तब जो लिखा हुआ है फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, बाकी तब जो फाइनल कॉल और कैपिटल लिखा हुआ है वो सब वर्किंग नोट्स में छोटे छोटे अकाउंट्स बनेंगे, उसमें डायरेक्ट पोस्टिंग होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ ये वाला बैंक आएगा। बाकी ये फाइनल कॉल, कैपिटल और फाइनल कॉल, ये सब वर्किंग नोट्स में छोटे छोटे लेजर अकाउंट्स होते हैं, उनमें हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद स्टेप 3, व्हेन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बिकम्स ड्यू। जिस दिन ड्यू हो जाएगा कि हमको प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा पे करना है, उस दिन एंट्री होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। ये एक तरीके का लॉस है, कल भी बताया था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये तीसरा स्टेप जिस दिन ड्यू होगा। वैसे क्या होता है, वैसे जब हम लोग ये चैप्टर फर्स्ट ईयर में आता है तब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा जो पे करते हैं वो 7th स्टेप में पे करते हैं, लास्ट में। ड्यू पहले होता है, पे लास्ट में होता है। बट आज हम लोग क्या करेंगे, पे करने की एंट्री अभी स्टेप 4 में ही कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा पे करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही बताया था कि इस चैप्टर में आपको मन में जर्नल एंट्री बोलनी है, करनी है, उसकी पोस्टिंग है। तो ये स्टेप 3 होता है, व्हेन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स
बिकम्स ड्यू। और स्टेप 4 होता है कि जब हम लोग प्रेफरेंस होल्डर्स को पैसा पे कर देते हैं। व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड, मतलब जितना पैसा हम स्टेप 3 में ड्यू करेंगे उतना पैसा हम स्टेप 4 में पे कर देंगे प्रेफरेंस होल्डर्स टू बैंक। अब ये जो टू बैंक है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में सेक्शन सी में कैश आउटफ्लो में आएगा। फिर स्टेप 5, जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोग रिडीम करते हैं, जितना भी ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम होगा, सपोज करो हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया 5 लाख रुपीस, तो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम किया उसके सामने हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो नए इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, या तो पैसा CRR में ट्रांसफर करो। तो ये जो 5 लाख रुपीस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम किया इसके सामने हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, उनकी कैलकुलेशन क्वेश्चन में दी हुई होती है कि व्हेन फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स इज डन। अगर हम नए इक्विटी शेयर या नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी, अगर क्वेश्चन में इक्विटी लिखा हो तो इक्विटी, या प्रेफरेंस लिखा हो तो प्रेफरेंस। 99% फ्रेश इशू में इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जितना हमने फ्रेश इशू किया, और इस फ्रेश इशू के साथ कभी कभी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ होता है, तो हम लोग लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो। अब ये जो बैंक है ये सेक्शन सी में, ये जो बैंक है ये सेक्शन सी में कैश इनफ्लो में आएगा। सेक्शन सी मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये फ्रेश इशू हो गया। तो मान लो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया था 5 लाख का, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसमें से इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इशू हुआ मान लो 3 लाख रुपीस का, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जितना कैपिटल की अमाउंट हो वो, जितनी बैंक की अमाउंट हो वो नहीं, जितनी बैंक की अमाउंट हो वो नहीं चाहिए, जितनी कैपिटल की अमाउंट हो वो चाहिए। ठीक है, ये 3 लाख रुपीस हमारा फ्रेश इशू हो गया। तो बाकी का जो 2 लाख रुपीस बच गया उसको स्टेप 6 बोलेंगे। ये 2 लाख रुपीस हम जनरल रिजर्व में से निकालेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो CRR में ये पैसा लेके जाएंगे। CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किया था 5 लाख रुपीस का, उसमें से 3 लाख रुपीस का फ्रेश इशू हो गया, बाकी 2 लाख रुपीस हम जनरल रिजर्व में से निकाल के CRR में लेके जाएंगे। तो ये हो गया 3 लाख और 2 लाख, ये हो जाएगा 5 लाख जितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने रिडीम किया था। फिर ये जो एक स्टेप 3 में प्रीमियम और रिडम्पशन हमारा लॉस है, ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन स्टेप 3 में डेबिट हुआ था, इस लॉस को हमको कंपलसरी राइट ऑफ करना पड़ेगा प्रीमियम और रिडम्पशन को। तो पहले हुआ था डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन, अभी इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 7, व्हेन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज रिटर्न ऑफ। ये एक तरीके का लॉस है, इसको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा होना चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से पैसा निकालेंगे।
तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा डेबिट। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो पैसा निकालेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। या इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बोलते हैं, SPL, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक ही बात है। और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा लॉस था वो हो जाएगा क्रेडिट, मतलब पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हुआ था डेबिट, तो अभी हो जाएगा क्रेडिट। ओके, तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करो, सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करो, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो पहले हुआ था डेबिट तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट, मतलब लॉस हमने राइट ऑफ कर दिया। ये स्टेप 6 का स्टेप 6 का हेडिंग में लिखूं, व्हेन द नेसेसरी अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू CRR, CRR मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये 7 स्टेप होते हैं। अब जहां जहां पे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ आने जैसा है वो मैंने साइड में लिख दिया। देखो ये सब वर्किंग नोट्स में आएगा, ये सब वर्किंग नोट्स में आएगा, ये बैंक कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, बाकी ये दोनों वर्किंग नोट्स में आएंगे। ये बैंक कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, ये वर्किंग नोट में आएगा, ये वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट, ये बैंक मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये वर्किंग नोट, ठीक है, ये वर्किंग नोट्स, ये वर्किंग नोट्स। तो मैंने आप लोगों को 7 स्टेप्स बता दिए, 7 स्टेप्स बता दिए। जब भी प्रेफरेंशियल रिडीम करने हो तो आपको मन में ये 7 स्टेप बोलने हैं, आपको मन में ये 7 स्टेप बोलने करनी है उसकी पोस्टिंग में। ये टॉपिक नंबर 7 मैंने सारा लिख दिया। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, लिखो सब लोग प्लीज। ओके, टॉपिक नंबर 4 तक मैंने आपको बता दिया कि प्रेफरेंशियल्स को हमने रिडीम कर दिया। अभी अगर एक बहुत छोटा था मैं टॉपिक ले रहा हूँ, इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। जो राइट शेयर्स होते हैं वो हम लोग हमेशा पैसों से बेचते हैं। इसकी कैलकुलेशन मैं सम्स के साथ बताऊंगा। इसमें एक ही जर्नल एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ ये आएगा हमारे सेक्शन सी में, कैश इनफ्लो में। जितना बैंक अकाउंट डेबिट हुआ वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो जितना बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, मान लो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 7,70,000, मान लो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 7,70,000, उसमें 7 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल है और 70,000 रुपीज प्रीमियम है। तो ये जो बैंक अकाउंट डेबिट है वो सेक्शन सी में इनफ्लो में आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल वर्किंग नोट्स में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम वर्किंग नोट्स में। हाँ, बाकी ये 7,70,000 की कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, वो जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तब मैं सिखाऊंगा। ये हमारी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस टॉपिक नंबर 5 इतना ही होता है। राइट शेयर्स में एक ही एंट्री होती है। अभी सारे टॉपिक्स छोटे छोटे ही हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स मैंने बता दिए। इतना लिखो सब लोग, क्या हुआ है। टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 6 बता रहा हूं मैं अभी आपको। अगर कभी कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो, अगर हम लोगों ने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा हो तो क्या, तो फिक्स्ड एसेट बेचा हो, मैं इसमें अमाउंट्स के साथ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में। जर्नल एंट्री इसकी इजी होती है, वो हमने 11th 12th में बहुत बार की हुई है।
लेकिन इसके अंदर जो कैटेगरीज आती हैं, अलग अलग टाइप के प्रॉफिट, अलग अलग टाइप के लॉस, वो बहुत सारे टाइप्स हैं। एंट्रीज इजी हैं पर टाइप्स इसके अंदर बहुत है। तो पहले टाइप 1 से शुरू करता हूं मैं, सुनते जाओ। एग्जाम्पल 1 यहाँ टाइप 1। मान लो एक फिक्स एसेट है, उसकी कॉस्ट प्राइस है सपोज करो 2 लाख। मान लो एक फिक्स एसेट है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 2 लाख। अब इस पे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ हो, मान लो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ हो इसका 70,000, इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हो 70,000, तो हम लोग माइनस कर देंगे। अब 2 लाख में से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 70,000 माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगी उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो 2 लाख माइनस 70,000, बाकी आएगा 1,30,000। ये 1,30,000 बुक वैल्यू है, ठीक है। अब ये 2 लाख जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 70,000, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो 2 लाख में से आप 70,000 माइनस कर दोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा 1,30,000। फिर डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा। अब मान लो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, सपोज करो 1,45,000। मान लो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1,45,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। क्वेश्चन में आपको 3 अमाउंट दी हुई होगी, एक कॉस्ट प्राइस की, एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की और एक सेलिंग प्राइस की। ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगा। फिर अगर सेलिंग प्राइस जो है अगर वो बुक वैल्यू से बड़ा है, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन बुक वैल्यू, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। और अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू तो ऑब्वियसली हमारा लॉस हुआ। मतलब इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करते हैं, 1,30,000 और 1,45,000, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा यहाँ प्रॉफिट होगा या प्लस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। मैं सिंपल ऐसे याद करता हूँ कि अगर यहाँ पे प्लस करना पड़े, अगर यहाँ पे प्लस करना पड़े तो प्रॉफिट हुआ, और अगर यहाँ पे माइनस करना पड़े तो वो लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमको 130 में 15,000 15,000 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर प्लस करना पड़ेगा तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। 15,000 हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। ये हुआ हमारा प्रॉफिट, ये मैंने कर दिया ऐड। तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 1,45,000। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा 2 लाख, उसमें से 70,000 माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा 1,30,000। फिर ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा। फिर अगर सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से बड़ा है तो हमारा प्रॉफिट हुआ, और अगर हमारा सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से छोटा है, मान लो यहाँ पे 1,25,000 हो, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 1,25,000 हो तो यहाँ पे 5,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। 5,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री 3 होती है। जर्नल एंट्री नंबर 1 सेलिंग प्राइस की होती है, जर्नल एंट्री नंबर 2 प्रॉफिट की होती है, और जर्नल एंट्री नंबर 3 जो है वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की होती है 70,000 की। यहाँ पे जब भी हम लोग कोई फिक्स एसेट बेचेंगे तो 3 जर्नल एंट्री होगी, एक सेलिंग प्राइस की, एक प्रॉफिट की और एक एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की। ये मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। जर्नल एंट्री नंबर 1, जर्नल एंट्री नंबर 1 होता है सेलिंग प्राइस का। जर्नल एंट्री नंबर 1 होता है सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस की एंट्री होती है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। तो जो भी फिक्स एसेट हो, मशीन हो तो मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग हो तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर हो तो फर्नीचर, जो फिक्स एसेट का नाम हो वो। तो कैश एंड बैंक कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन 1,45,000, to fixed asset goes out, credit what goes out. So bank account debit 1,45,000 to fixed asset 1,45,000, मतलब fixed asset goes out 1,45,000। अब ये जो कैश अकाउंट डेबिट है
ये सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन बी मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेक्शन बी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्योंकि यहाँ पे कैश एंड बैंक डेबिट हुआ तो ये कैश इनफ्लो में आएगा, क्योंकि पैसा आया हमारे पास। तो कैश एंड बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ बैंक बोलेंगे, सिर्फ बैंक अकाउंट तो भी चलेगा। तो हमारे पास पैसा आया 1,45,000, तो बी में इन्वेस्टिंग में इनफ्लो में आएगा। मतलब सेक्शन बी में क्या क्या आता है? सेक्शन बी में सारे फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स का लेना देना। फिक्स एसेट्स खरीदे बेचे, इन्वेस्टमेंट्स खरीदा बेचा, वो सेक्शन बी में आता है। तो ये कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट सेक्शन बी में इनफ्लो में आएगा। टू फिक्स एसेट अकाउंट ये वर्किंग नोट्स में। ओके, ये पहली जर्नल एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री होगी हमारी प्रॉफिट की। जितना हमारा प्रॉफिट हुआ हमारा ये वाला 15,000, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी 15,000 की। 15,000 की जर्नल एंट्री में क्योंकि ये प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलोगे तो भी चलेगा, सिर्फ पीएनएल बोलोगे तो भी चलेगा। 15,000 पीएनएल हो जाएगा क्रेडिट और यही 15,000 फिक्स एसेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तीनों जर्नल एंट्री में फिक्स एसेट अकाउंट तो आएगा ही, या डेबिट में या क्रेडिट में। तीनों जर्नल एंट्री में फिक्स एसेट अकाउंट तो आएगा ही। यहाँ पे कैश कम्स इन, फिक्स एसेट गोज आउट। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट हुआ जितना तो पीएनएल होगा क्रेडिट, तो फिक्स एसेट होगा डेबिट। अब ये जो पीएनएल हुआ क्रेडिट, ये हमारा सेक्शन ए में लेस इनकम्स में आएगा, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का प्रॉफिट है। जो भी प्रॉफिट होता है वो सेक्शन ए में लेस होता है, क्रेडिट होता है, इनकम्स में आएगा। और ये जो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट हुआ, ये वर्किंग नोट्स में, ये प्रॉफिट की एंट्री हो गई। अब जो तीसरी एंट्री होगी वो होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब जो हम लोगों ने एसेट बेचा उसका आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन, एक साल का नहीं। जो हमने फिक्स एसेट बेचा वो जब से लेकर खरीदा था तब से लेकर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई होगी, यदि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000 है, इसकी जर्नल एंट्री होगी। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री हमेशा नहीं होती है, तो दिस जर्नल एंट्री विल बी डन only when this journal entry will be done only when provision for depreciation account or depreciation fund account is created। इसकी जर्नल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। ये मीटिंग कंप्लीट होने वाली है आधे मिनट में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट।